हेलो बच्चों, मैं सस्मिता मिश्रा आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो न कि कक्षा 7 के लिए है बल्कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आप सभी की व्याकरण पुस्तिका के विषय सूची में पहला आता है। तो हमारा आज का विषय है भाषा। आप सभी लोगों को पता है कि भाषा क्या होता है। आप लोगों को पता है कि हम हर एक इंसान को बातचीत करना बहुत पसंद है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान हो। बातचीत करने का आधार ये होता है भाषा। जब हम बात करते हैं तो अपने विचार प्रकट करते हैं, मन में जो सोचते हैं उसको प्रकट करते हैं। तो मन में जो विचार है उसको प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। जब एक इंसान कुछ सोचता है उसको दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम होता है भाषा। तो भाषा क्या होता है? भाषा वो साधन है जो हम लिखकर या फिर बोलकर अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा उसको सुनकर समझता है, तो वो होता है भाषा। आप लोगों को पता है कि भाषा कई तरह के होते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, उड़िया हो या फिर हिंदी हो। अपने मन के विचार प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। अब आते हैं मौखिक भाषा पे। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब इंसान बोलकर अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाता है या फिर दूसरा इंसान उसको सुनकर समझ लेता है, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। उसका उदाहरण क्या क्या है? जैसे मोबाइल फ़ोन पे बात करना। आप सभी लोगों को पता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक अपनी सोच पहुंचाने का काम करता है मोबाइल फ़ोन। तो हम जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक जगह पे बैठकर अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उसको कहते हैं मौखिक भाषा। दूसरा होता है रेडियो सुनना। रेडियो सुनना, जब रेडियो चलता है तब रेडियो में जो बोलता है उसको हम सुनते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो या फिर किसी विशेष विषय के बारे में हो, तो हम उसको सुनकर समझ जाते हैं। तो वो होता है मौखिक भाषा का उदाहरण। तीसरा होता है भाषण देना। जब कोई नेता या फिर कोई भी इंसान भाषण देता है तो वो अपने मन के विचार आप तक पहुंचाने का काम करता है और आप उसको सुनकर उसको समझते हैं। तो ये होता है मौखिक भाषा। अच्छा, आप लोगों को पता होगा मौखिक भाषा तो हमारा है ही। अब आते हैं लिखित भाषा पे। पर लिखित भाषा के आने से पहले हम लोग और एक भाषा के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आप सभी को पता ही है, पर वो भाषा का रूप नहीं है। पहले लिखित भाषा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस भाषा की तरफ जाएंगे। लिखित भाषा क्या होता है? जब हम लिखकर अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो होता है लिखित भाषा का उदाहरण। जैसे कि हम लिखते हैं और दूसरों तक अपने मन के विचार पहुंचाते हैं और दूसरा उसको पढ़ के उसको समझ जाता है, तो वो होता है लिखित भाषा का उदाहरण। जैसे कि पत्र लिखना। आजकल तो पत्र कोई नहीं लिखता, परंतु जब पत्र लिखने के लिए हम लोग अपने मन के विचार उसमें लिख देते हैं और जब हम किसी को भेजते हैं तो वो उसको पढ़कर उसको समझता है, तो वो होता है लिखित भाषा का उदाहरण। तो पत्र लेखन लिखित भाषा का उदाहरण है। और दूसरा क्या होता है? समाचार पत्र। समाचार पत्र पढ़ के आप लोग समझ जाते हैं कि देश विदेश में क्या क्या हो रही है, क्योंकि समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसमें देश विदेश की सारी खबरें छपी जाती है और आप उसको पढ़कर उसको समझते हैं। तो ये है लिखित भाषा के उदाहरण। अब आते हैं तीसरी भाषा पे, जो कि आप लोगों को पता है पर भाषा का रूप नहीं है। वो होता है सांकेतिक भाषा। अब आप पूछेंगे सांकेतिक भाषा क्या है?
तो सांकेतिक भाषा ऐसी भाषा है जो कि हम संकेतों द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं और आप उनके सामने बदमाशी कर रहे हैं तो मम्मी आपको डांटना चाहती हैं पर डांट नहीं सकती। तब मम्मी क्या करती हैं, आपको आंखें दिखाती हैं। ये होता है, पर उनकी आंखें देखकर आप लोग समझ जाते हो कि मम्मी अब गुस्से में है और वो हमें बदमाशी ना करने के लिए बोल रही हैं। तो ये है सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है कि आप जब ट्रैफिक में जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स आप लोगों को दिखाई देता है। ट्रैफिक लाइट्स क्या होते हैं, उनमें जो जो रंग के लाइट्स होते हैं उनको ऑन करने से आप लोगों को पता लग जाता है कि अब आपको क्या करना है। तो ये है सांकेतिक भाषा का और एक उदाहरण। अब हम आते हैं बोली पे। किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। एक विशेष क्षेत्र मतलब एक जगह पे बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। वो हर एक जगह नहीं बोली जाती, तो उसका एक विशेष क्षेत्र होता है। इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है और हर थोड़ी दूरी पर इसका रूप बदल जाता है। अब हम आते हैं लिपि पे। लिपि क्या होता है? अच्छा, आप समझ चुके हैं कि भाषा क्या होता है। आप जो बोलते हैं, जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा के लिए जब आप बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, उड़िया हो या अंग्रेज़ी हो, जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपके मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं जिन्हें लिपि बोला जाता है। तो लिपि कौन कौन से होती हैं? आप लोगों को पता है कि हिंदी कैसे लिखते हैं, अंग्रेज़ी कैसे लिखते हैं या फिर उड़िया कैसे लिखते हैं। तो हिंदी की जो लिपि होती है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है और अंग्रेज़ी की जो लिपि होती है उसको रोमन लिपि कहा जाता है। जैसे पंजाबी में गुरुमुखी होता है, उर्दू का फारसी होता है। तो ये अलग अलग लिपियाँ होती हैं, उनके चिन्ह होते हैं, ध्वनियों के चिन्ह होते हैं जिन्हें हम लिपि कहते हैं। अब आते हैं हम व्याकरण पे। व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध बनाने के लिए या फिर जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो भाषा को शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि भाषा को सुंदर या शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। जब हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं तब भाषा सुंदर या शुद्ध होता है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र में भाषा की शुद्ध बोलने या लिखने के नियमों का वर्णन होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र में भाषा को शुद्ध बोलने या लिखने का वर्णन होता है, नियमों के वर्णन होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भी 4 भेद होते हैं, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो ये चारों भेद होते हैं व्याकरण के। तो आप लोगों को पता चल गया कि व्याकरण किसे कहते हैं। जब चाहे वो अंग्रेजी हो या फिर किसी भी भाषा का हो, उसमें व्याकरण का अहम भूमिका होता है। व्याकरण ना हो तो भाषा शुद्ध नहीं होता। अच्छा, तो व्याकरण के क्या लाभ होते हैं? अब देखते हैं व्याकरण के क्या क्या लाभ होते हैं। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करता है, उसको व्यवस्थित करने का काम व्याकरण करता है। भाषा को मानक बनाता है। जब भाषा विकसित होती है तब वो भाषा में स्थिरता लाता है, भाषा को शुद्ध बनाता है। तो ये होता है भाषा के लाभ।
आप लोगों को इस क्लास से पता चल गया होगा कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, बोली किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के लाभ क्या होता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, व्याकरण के कितने रूप होते हैं। तो ये सारी जो है वो भाषा के विषय में आता है। आज हम भाषा के बारे में सीख चुके हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।